तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? देखो चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो उसको लगाएंगे नीचे लगाएंगे बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3। अब यहां से तुम्हारे लिए पूरा अलग चीज शुरू होगी, चाहे नए हो चाहे पुरानी हो, सबको समझ में आएगा। हाँ, एक दो पे छोड़ दिया करो, हर चैप्टर के बाद बिना पूछे छोड़ दिया करो। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। तो अब देखो, पहले तो रैखिक समीकरण के बारे में क्या जानते हो? रैखिक बहुपद लिखवाए थे पीछे, क्या लिखवाए थे? रैखिक बहुपद जिसमें रेखा दिखाई देती है हमको, तो रैखिक बहुपद होता है? जिसमें चर पद x की सबसे बड़ी घात 1 होती है। क्या होती है? चर पद x की सबसे बड़ी घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाया था। तो यहां पर हमको पढ़ना है दो चर का रैखिक समीकरण। बहुपद में अगर बराबर 0 लगा दो तो वो समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। जैसे देखो, तुम्हारे पास एक रैखिक बहुपद है 3x + 5, एक द्विघात बहुपद था x² + 3x + 2, एक त्रिघात बहुपद था x³ + 4x² + 5x + 3। ऐसे ऐसे था ना सब, इन सब के बारे में तो हमने पीछे अध्ययन किया है। ये सभी के सभी बहुपद हैं। क्या है? बहुपद। लेकिन अगर इन सब के बराबर क्या लगा दो, जो ये सब बदल गए किसमें? समीकरण में। ठीक है, तो बहुपद और समीकरण में एक ही अंतर होता है। बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ठीक, जब हम 0 को छोड़ दें तो केवल एक ही पक्ष है ना। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। और इधर वाले को बोलते हैं RHX, दायां पक्ष। कैसे हुआ? इसकी तरफ देखो, ये पड़ा तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ दायां पक्ष, ये पड़ा तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ, हो गया बायां पक्ष। हो गया, ये ध्यान में रखना है। तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, अर्थात समीकरण में कितने पक्ष? दो पक्ष, एक बायां और एक दायां, एक LHS एक RHS। हो गया, ये याद रखना है। अब हमारा शुरुआत यहाँ पे यही होगी। हमको पढ़ना है दो चर का रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर, अभी इन सब में कितने चर हैं? इसमें एक चर है, इसमें एक दो चर है, इसमें एक 3 चर है? एक ही चर है सब में, खाली x ही तो है। अरे दो चर कब कहा जाएगा? जब दूसरा चर अलग हो। दो चर कब कहा जाएगा? जब दूसरा चर अलग हो। यहाँ पे देख रहे हो दोनों x ही है ना। अभी यहाँ पे हम y लिख देते, तब दिखाई देता कि ये दो चर का है। लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण होने के लिए चर पद की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए। इसमें कितना बड़ा दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। इसका मतलब ये रैखिक नहीं है। तो हमको यहाँ पे कैसा अध्ययन करना है? x अकेले रहेगा, उसके साथ y रहेगा, और कोई अचर पद रह सकता है, इनके सामने कोई गुणांक लग सकता है, और इन सबके बराबर क्या रहेगा? 0। तो इसका व्यापक रूप हम क्या बनाए? 3 को अगर a मान लें और इसको क्या माने? x ही रहेगा। इसको अगर 2 को b मान लें, इसको क्या माने? y, और इसको क्या माने? b बराबर 0। यही हमारा दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र है। ठीक है ना। अब अगर एक से ज्यादा मानना है, ये तो एक की बात हो गई। एक से ज्यादा मानना है तो इन्हीं में 1 2 लगाते चले जाओ। कैसे?
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस c2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। दिखाई दे रहा है ना? जितना मानना हो आगे बढ़ते जा सकते हो, लेकिन हमको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? युग्म ने जोड़ा, जोड़े में कितने होते हैं? 2। ठीक है, कहानी सुनोगे, गाना सुनोगे, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गए हुए, सुने ना? 2 हंसों का जोड़ा मतलब जोड़ा का मतलब 2 ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे हमको 2 ही का अध्ययन करना है, 2 से ज्यादा अध्ययन करना है। ठीक, तो एक ही चर्चा तो रहने से ही मतलब ये वाला तो हमको मिलेगा नहीं, यही तो हमारा व्यापक रूप था। अब अकेले हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए ये हमको मिलेगा नहीं। मिलेगा कौन हमको? ये दोनों मिलेंगे। एक मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे अभी हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा, किसी भी बहुपद की तुलना, किसी भी द्विघात बहुपद की तुलना हम किससे कराते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना? वहां पे एक का ही लिखे थे क्योंकि एक ही की जरूरत थी, वहां पे तो युग्म या जोड़ पढ़े नहीं थे। यहां भी अगर एक ही लिखना होता तब इसी से हम तुलना करा लेते, a b और c निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे युग्म पढ़ना है इसलिए 2 बनाना पड़ेगा, a1x b1y c1, a2x b2y और c2। हो गया ना? तो पहले की तुलना इससे कराओगे, दूसरे की तुलना इससे कराओगे। पहले की तुलना कराओगे तो a1 b1 और c1 निकालोगे, x y छोड़ दोगे। दूसरे की तुलना कराओगे तो क्या निकालोगे? a2 b2 और c2 निकालोगे, x y छोड़ दोगे। हो जाएगा ना? तो हमको यहाँ पे इसी का अध्ययन करना है। तो पहले क्या करना है? इनका ग्राफीय निरूपण करना है। क्या करना है? ग्राफीय निरूपण, अर्थात इसको ग्राफ पेपर पर कैसे निरूपित करें। फिर ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के बाद 2 समीकरणों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करके हल कैसे करें। जैसे हमारा ग्राफ पेपर में एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा ना? तो इसमें अगर कोई एक रेखा ऐसे जा रही है, कोई एक रेखा ऐसे जा रही है, दोनों ने यहाँ पर काटा ना एक दूसरे को, जहां पर काटा यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो अर्थात अगर ग्राफीय विधि से इनका हल पूछता है तो पहले उनको ग्राफ पेपर पर दर्शा लो, जहां पर काट रहे हैं वो बिंदु ज्ञात कर लो। पीछे निर्देशांक ज्यामिति में तो पढ़े ही थे कि जैसे तुम्हारा ऐसे गया था 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक बिंदु मिला था, तो इसका नाम क्या है? इधर 3 था, इधर क्या था? 4, तो इसका नाम क्या था? 3, 4। ऐसे यहाँ पर भी काटेगा तो इसका भी तो कुछ मान मिलेगा हमें, जो मान मिलेगा वही उत्तर होगा। हो जाएगा? पहला वाला यक्ष होता है, दूसरा वाला क्या इसमें बदलाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। भुज और कोटि कभी बदल नहीं सकती है। पहले भुज होता है, बाद में कोटि होता है, अर्थात पहले यक्ष होता है, फिर बाद में वाई होता है। तो यक्ष का मान यहाँ पे 3, वाई का मान यहाँ पे 4। इस प्रकार से हमको समीकरण का हल मिल जाएगा। अब तो पहले इसमें लिखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हेडिंग 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हेडिंग है, हेडिंग 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हो गया? तो लिखो ऐसा समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण लिखना। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें 2 भिन्न चर पद, 2 भिन्न चर पद जिसमें 2 भिन्न चर पद होते हैं, 2 भिन्न चर पद होते हैं, 2 भिन्न चर पद होते हैं, क्या कहलाता है?
दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। हो गया? आगे लिखना काले पेन से। इसका व्यापक रूप निम्न होता है। इसका व्यापक रूप निम्न होता है। इसका व्यापक रूप निम्न होता है। हो गया? लिख लो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हो गया? जहां लिख लो जहां a बराबर x का गुणांक, a बराबर x का गुणांक। हो गया? कॉमा b बराबर y का गुणांक, b बराबर y का गुणांक और c बराबर क्या? अचर पद। a बराबर x का गुणांक, b बराबर y का गुणांक और c बराबर अचर पद। अचर पद मतलब जिसमें ना तो x लगा हो ना तो y। ये काम करना है हमें। नीचे लिख लो दो चर वाले कुछ रैखिक समीकरण निम्न प्रकार हैं। दो चर वाले कुछ रैखिक समीकरण निम्न प्रकार हैं। क्या? ये लिख लो 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 5 आदि। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। पक्षधर भी पक्षांतर हो सकता है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि 5 से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इधर माइनस रहा होगा तो उधर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। y के बाद -5 हो जाएगा अगर इधर पक्षांतर कर लेंगे तो। व्यापक रूप में बदलेंगे, ध्यान देना। इसको ऐसे लिख लो 3x माइनस वाई बराबर 5, या इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये इसका कौन सा रूप होगा? व्यापक रूप होगा। याद रखते रहना, व्यापक रूप। तो किसी समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? उसके व्यापक रूप में उसके सभी पद एक साइड में होंगे और बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो जब हम तुमसे कहेंगे कि सर्वप्रथम समीकरण को व्यापक रूप में बदलते हैं, व्यापक रूप में बदलने का मतलब तुरंत समझ लेना उसके सारे पद एक तरफ चले आएंगे और बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी अभी हमें आगे, इसलिए यहीं पे समझा दे रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। यदि दो चर का रैखिक समीकरण युग्म मानना होता है तो निम्न प्रकार मानते हैं। यदि दो चर का रैखिक समीकरण युग्म मानना होता है तो निम्न प्रकार मानते हैं। हो गया? यही दोनों मान लो, ये वाला। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2।
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी दोनों को मान लो, यही दोनों मानना है, ये वाला और ये वाला। एक को मानेंगे समीकरण नंबर 1, एक को मानेंगे समीकरण नंबर 2। हो गया? इसके अंदर लिखो अब, सर्वप्रथम दिया गया रैखिक समीकरण लिखते हैं। सर्वप्रथम दिया गया रैखिक समीकरण लिखते हैं। हो गया ना? नीचे लाइन छोड़ के लिखना, फिर अब यहां से शुरुआत होती है, फिर उस समीकरण में लाइन छोड़ के लिखने के लिए बिना लाइन छोड़े लिखते हैं। फिर उस समीकरण में x बराबर 0 रखकर, x बराबर 0 रखकर, हो गया, y का मान प्राप्त करते हैं। y का मान प्राप्त करते हैं। हो गया ना? हो गया? तथा उसका संगत बिंदु x, y लिख लेते हैं। हो गया ना? तो कहने का कैसे लिखेंगे? x को तो तुम 0 कर ही लोगे क्योंकि x बराबर 0 रखोगे। उसके बाद 0 रखने के बाद जो y का मान आएगा उसको हमको रख देना है। तो हमको बिंदु मिल जाएगा। मान लो 3 आया तो 3 रख देंगे, 5 आया तो 5 रख के, -2 आया तो -2 रख। ठीक है? तो एक बिंदु हमको मिल जाएगा। हो गया? उसके बाद लिखो, नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, फिर अब उसी समीकरण में y बराबर 0 रखते हैं। अब उसी समीकरण में y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 0 रखते हैं और हो गया, x का मान प्राप्त करते हैं। x का मान प्राप्त करते हैं। x का मान प्राप्त करते हैं। हो गया? तथा उसका संगत बिंदु x, y प्राप्त कर लेते हैं। x, y प्राप्त कर लेते हैं। तो जब उसका संगत बिंदु प्राप्त करोगे x, y, तो उसमें तुमने y को 0 रखा ना, तो x की कोई वैल्यू आएगी। मान लो 3 आ गया तो वो 3, 0 ऐसे बन जाएगा। बनेगा? चलो, हो गया? प्राप्त करते हैं। हो गया? नीचे लिखो,
अब दोनों बिंदुओं को निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं। अब दोनों बिंदुओं को निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं। निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं। निर्देशाक्ष धो देंगे तुमको अभी। राक्षस लिख के तो क्या लिखते हो? याद आया? ये है कभी मोबाइल में हिंदी में छतरी वाला टाइप क्यों? मोबाइल में कभी छतरी वाला छा टाइप क्यों? कैसे होता है? टाइपिंग बोर्ड में तुमको कभी ये छतरी वाला छ नहीं दिखेगा। जब उसमें आधा क लिखोगे अर्थात क पे टैप करोगे, फिर जो बगल में हलंत होता है उसे टैप करोगे, फिर खड़कोड़ वाला स पे टैप करोगे, तब ये बन जाता है छतरी वाला छ। तो इसको बोलते हैं निर्देशाक्ष। आधा क और मुंह से निकलता है। ठीक है, ये ध्यान देना। सही तुक मिला के बोलो तो जिन चीजों से ये बना होता है वो पता चल जाता है। जैसे बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं ना, ज्ञानी वाला ज्ञ, उसका क्या होता है? जीवाई होता है ना। जीवाई से क्या? जी से क्या जानते हो? ग और वाई से क्या जानते हो? मतलब और यह को मिलाने के बाद ये क्यों बनता है? ठीक है ना, ये ध्यान दिए रहना। और उसके बाद देखो ये स्त्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? स्त्री, स्त्री की स्पेलिंग क्या लिखते हो? SHRI, आई हटा दो तो स्र बन गया ना। यस यस से क्या होता है? बड़ा सा, और जब उसमें नीचे र लगाओगे आधा र, क्योंकि उसके आगे कोई वॉवेल नहीं लगा है तो ये आधा अक्षर माना जाएगा। तो स में नीचे जब र बनाते हैं तो ये श्रमिक बन जाता है। ऐसे दिखाई दे रहा है? ये याद रखे रहना। चलो, अरे श्रमिक नहीं, श्र बन जाता है ये। ऐसे श्रमिक नहीं बन जाएगा, श्रमिक वाला श्र बोलते हैं, श्रमिक लगता है। चलो आगे लिखो। कहां तक लिखे? दोनों बिंदुओं को निर्देशाक्ष पर दर्शाते हैं तथा दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। तथा दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं जो दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। जो दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। उनको धो देंगे अभी हम। जो दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। जो दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। एग्जाम्पल लिखो फटाक से। 3x + 4y = 12। 3x + 4y = 12 का बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण कीजिए। 12 का ग्राफीय निरूपण कीजिए। हो गया? चलो ग्राफीय निरूपण शुरू करते हैं। तो चर्चा उसमें देखते जाओ, कैसे कैसे बताएं, इसमें करते जाओ। पॉइंट बाय पॉइंट उसमें देखो, इसमें लिखते जाओ। क्या कहा गया? सर्वप्रथम इस समीकरण को लिख देते हैं। लिख दिए? उसके बाद क्या करते हैं? x = 0 रखते हैं। ठीक है ना? तो इसमें x = 0 रखो और y का मान प्राप्त करो। तो देखो कैसे रखोगे? ये 3x + 4y = 12 है ना। जहां x है वहां 0 रखना है तो 0 रख देते हैं और +4y = 12। जहां x है वहां 0 रख दो।
ध्यान में रखते रहना, 3 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। जल्दी जल्दी लगा दो, इसे लोग ऐसे लगाते हैं, ये पहले ऐसे लिखे हैं। तो ये 30 नहीं होगा, 3 गुणा क्या होगा? 0। तो 3 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0 + 4y और बराबर क्या बचा? 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 इसके साथ फिर गुणा में है, नहीं तो सामने प्लस दिख रहा है तो उधर उसको माइनस कर दे। इधर ये प्लस में 4y दिख रहा है ना, +4 तो उधर पक्षांतर में -4 नहीं होगा। याद रखे रहना, प्लस माइनस देख के इसको मत समझ लेना, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी हम 11 वालों घर पे पढ़ाते हैं उसमें इसे करते हैं, ये 4y बराबर 10 अगर दिख रहा है तो y बराबर 10 + 4 कर देंगे इसको ऐसे। ये नहीं हो सकता है, भले ही सामने माइनस लगा हुआ है, लेकिन 4 और y के बीच में तुम देखोगे कौन सा चिन्ह लगा है? गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो जब तुम पक्षांतर करोगे तो ये पूरा -4 जाएगा और गुणा से किस में जाएगा? भाग में जाएगा, अर्थात ये पूरा का पूरा 10 बटे कितना होगा? -4 होगा। ये याद रखते रहना है, ठीक है। चलो, ये नहीं है कि मतलब सही चीज हम छापते जाए बस उसको देखते जाओ, उसका गलत पक्ष भी देखते जाओ जो सामान्यतया गलती की जा सकती है। जहाँ पे यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं है कि मतलब हमने ऐसे लिखा तो हमने जानबूझकर लिखा, केवल हंसी कराने के लिए लिखा। हंसी कराने के लिए नहीं लिखे हैं। 50% लोग, 10% लोग, 20% लोग ऐसा करते हैं, तभी हम लिखे। हम देखें क्लास में बच्चों को, तभी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जिससे तुम दोबारा वो गलती न करने पाओ। भले ही हंसी आ जाएगी सोचकर, जब लिखोगे वहां पे तुमको हंसी आ जाएगी, अरे तो गलत है सर जी, इसी बताए थे, ठीक है। ये याद रख के रहना, बस वो तुम्हारी सुविधा के लिए इसको बताया जा रहा है कि तुम दोबारा ऐसी गलती न करो। अब ये 3 के आगे 0 लिखे, तुमको समझ में आ चुका है कि अब ऐसा कभी नहीं लिखा जा सकता है, 30 उसको नहीं लिख सकते, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? गुणा जरूर लगेगा, ठीक है। अभी नहीं बताते, कभी जल्दी जल्दी में गलत ही कर देंगे, भले ही जानकार हो गलत ही कर सकते हो, ध्यान में रखते रहना। तो चलो देखो, 4y बराबर क्या बचा? 12। y के साथ ये गुणा में है ना, गुणा किस में जाएगा? भाग में, तो 4 किया 12, y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ो आगे, संगत बिंदु। संगत बिंदु ये इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है इसमें। x, y बराबर, x की वैल्यू तुमने रखा, y की वैल्यू तुमने प्राप्त किया, तो 0,3 पहला बिंदु मिल गया, मिला ना? हो गया? हो गया ना? फिर नीचे क्या रखोगे इसमें? अब y बराबर 0 रखते हैं ना, y बराबर 0, तो अब 3x रहेगा प्लस 4 गुणा y की जगह 0 बराबर 12, 3x + 0 बराबर 12, या 3x बराबर कहें तो 12। फिर देखो, 3x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 3, 3 चौका 12, x बराबर 4। फिर संगत बिंदु एक पता कर लो, x, y बराबर, इस बार x की वैल्यू क्या मिली? y की वैल्यू, संगत बिंदु हमको मिल गया 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाए, ठीक। तो ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाएंगे? ग्राफ पेपर में एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, उसमें प्रत्येक खाना एक पॉइंट को निरूपित करता है, अक्ष। इसके लिए सबसे अच्छा होता है खाने वाली कॉपी ले लो, ठीक है, उस पे बनाओगे तो आसानी से इसका आंसर पा जाओगे, समझ गए। इस पे क्या करो, देखो बिंदु दर्शाओगे, क्योंकि बिंदु मिल गए ना हमें, तो बिंदु दर्शाओगे और ऐसा दर्शाओगे कि सबके बीच की दूरी एक समान हो, तभी सही दिखेगा। नहीं तो पता चला कि इसका 1, 2, 3, 4 इतना इतना दूर लिखो और इसका 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं करना है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। सामान्यतया दूरी हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं 1 सेंटीमीटर, जिससे स्पष्ट अंतर दिखता रहे, ठीक है। तो हम इतना दूर दूर बनाए हैं, इतना ठीक है। अब लगभग इसी अनुपात में बनाएंगे,
1 2 3 4, मैक्सिमम इसमें 4 तक ही अंक गया है, इसलिए 4 तक ले जा रहा है। ठीक, इधर भी 4 तक बना दो, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 हो गया ना। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x का ये धनावेशित भाग है, इधर x का ऋणावेशित, ऊपर y का धनावेशित भाग, नीचे y का ऋणावेशित भाग। जब यहाँ से हम इधर जाएंगे धनावेशित भाग की ओर, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 और 4। ऊपर जाएंगे धनावेशित भाग को, इसको लिखेंगे 1 2 3 और 4। इधर ऋणावेशित भाग की ओर आए, -1 -2 -3 -4, ये हर जगह का निरूपण यही होगा। नीचे आए तो माइनस पे आ रहा है ना, -1 -2 -3 -4, जितना बड़ा जाना हो तुम जा सकते हो। ठीक है, अब देखो दर्शाओ इसको, पॉइंट को। पहला पॉइंट है 0,3, x का मान 0, y का मान 3। तुमको यहां पर खड़े हो जाना है बीच पे, x की ओर 0 जाना है, x बराबर 0 है ना, तो ये लाइन x अक्ष की है। ठीक, तो x अक्ष पे हमको 0 जाना है। 0 कहाँ है, यहीं पे होता है 0। तो जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, मतलब x अक्ष पे हम कुछ नहीं चले। ठीक है, उसके बाद कहा y पे कितना जाना है, 3। तो y पे 3 जाओगे, नीचे के ऊपर चले जाओगे। पहले x के लिए चलना शुरू किए थे, लेकिन वहीं खड़े ही रह गए, चलना नहीं पड़ा। यहाँ से y की ओर ऊपर चले गए, तो ये बिंदु हो गया। इस बिंदु का प्रदर्शन क्या होगा, 0,3। ठीक है ना। दूसरे बिंदु को देखो, 4,0, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। फिर खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। ठीक, इस बार x पे 4 चलना है। इधर जाएंगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अब यहीं पे पॉइंट मत लगाओ अभी, क्योंकि अभी y भी चलना है, हमें चलना है। तो y क्या है, मतलब कुछ नहीं जाना है, रुक गए यहीं पे। यही हमारा बिंदु हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 4,0। दोनों को हमने दर्शा दिया। अगर -4,0 होता तो इधर चले आते, ये 0,-3 होता तो नीचे चले आते। ठीक है ना, ये याद रखें ना। अब क्या होगा, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी जाए इस तरह से। क्या कैसे, हम पॉइंट थोड़ी मिला रहे हैं, रेखा बना रहे हैं। कहते पॉइंट मिला रहे हैं मतलब तुम यहाँ पहुंचोगे, वो बिंदु बनेगा 3 4, समझ गए। बिंदु थोड़ी देखना, हमको रेखा बनानी है। रेखा दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। जो दी गई रेखा 3x + 4y = 12 का कौन सा निरूपण होगा, ग्राफीय निरूपण होगा। ठीक है, ये याद रखना है। छाप लो इसको। एक एग्जांपल घर के लिए लिख लो। घर के लिए 2x + 3y = 12। 2x - 3y कर लो। 2x - 3y = 12। इसको हल करके आओ घर से। एक दो और लिख लो। -x + 2y = 10। 3x + 2y = 9। 3 है तो 2y = 9। ये 3 समीकरण हल करके आओ, बाकी चीजें कल होंगी अब।